हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी और पढ़ाई करते चलते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि सेल ऑर्गेनेली में दे रखा है। 5.2.5 में फोर्थ जो ऑर्गेनेली दे रखा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हम लोग सिर्फ उतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जितना जानना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें जो भी लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले, जैसा कि हर ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग करते आए हैं, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है एल्बर्ट वॉन कोलिकर साहब ने किया था 1857 में। फिर उसके बाद 12 इयर्स के बाद एक साइंटिस्ट और आए, तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम था कार्ल बेंडा। इन्होंने सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को बोला था। एल्बर्ट वॉन कोलिकर साहब ने जिस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया तब वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोले थे, कुछ और बोले थे। फिर उसके बाद कार्ल बेंडा साहब आए, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं इस ऑर्गेनेली के पास, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं हमको, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीप फोल्डेड होती है, सरफेस एरिया इसकी वजह से बढ़ जाता है और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनाई जाती है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन है ये। आउटर मेम्ब्रेन पे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है पोरिन प्रोटीन, वो बनाती है। और ये पोर्स का काम क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो इनर मेम्ब्रेन पे बन रहा हो, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं इन साइड में थोड़ा सा फोल्डेड है, अंदर के साइड में थोड़ा सा फोल्डेड है। तो अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है इनर मेम्ब्रेन की, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है। और इस इनर मेम्ब्रेन से या फिर ये जो अंदर का पोर्शन है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि ये इनसाइड वाला है। ये वाला पूरा फ्लूइड जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोला जाता है। और उसके बाद इस यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपको पता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इनसाइड में क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन पे ही बहुत सारे एटीपी बनाने वाली मशीनरी लगी होती है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। क्या काम है एटीपी सिंथेज का, कैसे काम करता है, सब देखेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। अगर खुद का राइबोसोम है तो खुद की प्रोटीन भी बनाता होगा अपने लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता होगा, बहुत सारी चीजें अपने लिए बनाता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है एटीपी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की प्रोटीन बना सकती है। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी क्या रीज़न है हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एटीपी बनाई जाती है, और सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हों
उनको चलाने के लिए एनर्जी के रूप में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एटीपी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया जाता है। इसलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और एटीपी की ज़रूरत क्यों है कि जितनी भी एटीपी क्या है, करेंसी है सेल के, एनर्जी करेंसी इसको बोला जाता है। जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हों, उन प्रोसेसेस को चलाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एटीपी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे बनाई जाती है। तो एटीपी होता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एटीपी के बारे में। तो एटीपी जो है इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल के अंदर क्या है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे आप देख रहे हैं बहुत सारे एटीपी सिंथेज लगे हुए हैं। ये एटीपी सिंथेज क्या करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेते हैं और एटीपी बना देते हैं। मतलब एक हाथ से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट को और लेंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के ऊपर एक फॉस्फेट और जोड़ करके एटीपी बना देंगे। एडीपी से एटीपी बना देते हैं, और इस एटीपी का यूज फिर इस एटीपी को क्या किया जाएगा, जो एटीपी यहाँ पे बना है उस एटीपी को स्पोरिन्स के थ्रू भेज दिया जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। क्योंकि ये तो एक सेल के अंदर ही है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनेल ही है, तो इस सेल में भेज दिया जाएगा, सेल के अंदर जाएगा एटीपी। और बहुत सारे प्रोसेसेस जो मेटाबॉलिज्म में, मान लो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है एनर्जी बनाने का, एक वो भी पाथवे है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अभी तो क्लास 9th में आपको इतना ही जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर साहब ने खोजा था 1857 में। कार्ल बेंडा साहब ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला था। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरस होती है, पोरिन प्रोटीन्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन डीप फोल्डेड होती है। डीप फोल्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, इस फोल्डिंग की वजह से इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा एटीपी सिंथेज लगे रहेंगे हर जगह पे, और ज़्यादा एटीपी सिंथेज लगे रहेंगे तो ज़्यादा एटीपी बनाई जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए ये खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और ये एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हो सेल में, सबको चलाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी कैसे होता है, एटीपी कैसे बनती है, एटीपी सिंथेज किस तरीके से बनाता है एटीपी को, तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लोड कर देता है और एटीपी बना देता है। फिर उस एटीपी को इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन पे जो छोटे छोटे पोर्स लगे हुए हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, सेल चलाती है। तो उन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि जो है इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है अच्छे से। तो आप लोग क्या करें, चैनल को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बाकी एनसीईआरटी क्विज़ मैं बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।